Hi everyone, and today we're going to talk about how can we score a 9 plus GPA, CGPA or percentage, whatever we want to call it, in our college exams. I myself have scored 9 plus in multiple semesters along with learning skills like development, DSA and machine learning. And today we're going to discuss the exact strategies that we can use to maximize our GPA. अब जब भी हम GPA की बात करें, सबसे पहले let us try to understand why exactly do we need a good CGPA. हमें पता है हमारी अच्छी CGPA आ भी जाएगी, तब भी एक जॉब या करियर की लॉन्ग टर्म हमें कोई गारंटी नहीं मिलती. बट एज अ फ्रेशर एक अच्छी जीपीए होने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेसिफिकली फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स. बिकॉज जीपीए एक तरीके से एक रिक्रूटर को सिग्नल होता है दैट वी आर समबडी हु टेक्स थिंग्स सीरियसली, एंड अगर हम इस जॉब के लिए सिलेक्ट होंगे तो वहां पर भी हम चीज़ों को, अपने काम को सीरियसली करेंगे. एक अच्छी जीपीए होने के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला तो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के टाइम पर जब भी कंपनीज हमें हायर करने के लिए आएंगी, चाहे ऑन कैंपस में, ऑफ कैंपस में, मेजॉरिटी कंपनीज का एक इनिशियल सीजीपीए क्राइटेरिया होता है. तो इनिशियल सीजीपीए क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. कुछ कंपनीज के लिए क्राइटेरिया कुड बी 6+ कि जितने भी स्टूडेंट्स की 6+ जीपीए है वो सब आकर हमारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. कुछ कंपनीज के लिए इट कुड बी 7+, कुछ के लिए इट कुड बी 7.5 और इवन 8+. तो हर कंपनी का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. एंड कई सारी केसेस में ऐसा भी होता है कि इनिशियल क्राइटेरिया इज अ वेरी लो जीपीए. लेट्स सपोज किसी ने 5+ या 6+ को अलाउ कर दिया, बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे केसेस में कई बार कंपनीज एक इंटरनल सीजीपीए क्राइटेरिया भी लगा देती है, जिसके बारे में वी एज स्टूडेंट्स नेवर नो अबाउट, जो कि एक हायर सीजीपीए का होता है जिसके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. तो ऐसे में अगर हम शुरुआत से ही अपने लिए एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करेंगे तो सबसे पहला तो वील बिकम एलिजिबल फॉर मेजॉरिटी कंपनीज, एंड उसके साथ में वील ऑल्सो बी मैक्सिमाइजिंग आवर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, गिवन दैट हमने अपनी टेक इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तैयारी ऑलरेडी पहले ही कर ली है. सेकंड बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं. फ्यूचर में अगर हमें एमएस के लिए या एमबीए के लिए अप्लाई करना है, स्पेशली फॉर प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जैसे आईवी लीग्स हो गए, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, या फिर हमारे इंडियन आईआईएम्स हो गए, तो ये सारी की सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर सीजीपीए को, कॉलेज जीपीए को कुछ ना कुछ वेटेज देती हैं. तो ऐसे में इफ वी हैव अ गुड सीजीपीए फ्रॉम द स्टार्ट तो वो डेफिनेटली आगे जाकर मास्टर्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रहा होगा. थर्ड बेनिफिट इज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप्स. इफ वी वांट टू अप्लाई टू कॉलेजेस लाइक आईआईटीज और आईआईएससी या फिर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ एंड इसरो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट होते हैं वो हमारी ओवरऑल प्रोफाइल के अंदर हमारे अकेडमिक्स को एक अच्छा खासा क्राइटेरिया जनरली रखते हैं. तो ऐसे में इफ वी हैव अ गुड अकेडमिक स्कोर देन इट इंक्रीजेस आवर चांसेस. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड जीपीए, एक अच्छी जीपीए एग्जैक्टली है क्या? अगर हम मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए समराइज करके बात करें तो 7+ इज कंसिडर्ड एवरेज, 8+ इज अ गुड इनफ जीपीए विच विल मेक अस एलिजिबल फॉर मोस्ट कंपनीज, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर अस, एंड 9+ इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड जीपीए. अब ये जो जीपीए क्राइटेरिया है ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करता है. जैसे कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आई हैव ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स का सीजीपीए जनरली थोड़ा सा हायर होता है एज कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस. वहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 9+ स्कोर कर रहे होते हैं. अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. वन प्रोबेबल रीजन कुड बी कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है या कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके पास इंसेंटिव हो सकता है टू गिव स्टूडेंट्स अ हायर स्कोर. अब ये जो इंसेंटिव है ये जनरली मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास नहीं होता है. तो वहाँ पर एक 9 सीजीपीए स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो अगर हम 8+ भी स्कोर कर पाते हैं देन दैट इज गुड इनफ. अब क्योंकि हर कॉलेज का अपना डिफरेंट थोड़ा सा स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है, सो दिस इज समथिंग दैट टेक कंपनीज एक्चुअली नो अबाउट. तो अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी या गूगल जैसी कंपनी अगर फर्स्ट कॉलेज में जाती है जहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग है तो वहाँ पर उनका क्राइटेरिया कुड बी 7.5+. और वहीं दूसरी तरफ अगर वो किसी ऐसे कॉलेज के अंदर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होती है स्टूडेंट्स की, मतलब स्टूडेंट्स के स्कोर जनरली हाई होते हैं, देन देयर क्राइटेरिया कुड बी 8+ और 8.5+. तो जनरली आईटी कंपनीज भी कॉलेज टू कॉलेज उनका जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है. नाउ इफ वी वांट टू नो अबाउट आवर स्पेसिफिक कॉलेज तो हम जाकर या तो अपने टीएनपी सेल से लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक कर सकते हैं या फिर वी कैन टॉक टू आवर इमीडिएट सीनियर्स. नाउ दैट वी हैव डिस्कवर्ड कि हमें क्यों एक अच्छी जीपीए की जरूरत होती है एंड एक अच्छी जीपीए एग्जैक्टली होती क्या है, लेट्स टॉक अबाउट कि अच्छी जीपीए के लिए हमें करना क्या होता है. जीपीए की जब भी हम बात करते हैं देन टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉलेज के अंदर हमारे पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं. 8 सेमेस्टर्स में जो इनिशियल 4 सेमेस्टर्स होते हैं यानी इनिशियल 2 ईयर्स वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं अपनी जीपीए को मेंटेन करने के लिए. वाई इज दैट? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास जो इनिशियल 2 ईयर्स होते हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम होता है एज कम्पेयर टू आर 3rd एंड 4th ईयर. 3rd एंड 4th ईयर के अंदर एडिशनल प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है. हमें अपनी प्लेसमेंट की तैयारी भी और ज़्यादा करनी पड़ती है, हर बार हमें कंपनीज के टेस्ट के लिए बैठना पड़ता है, तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. तो ऐसे में अगर हम 1st एंड 2nd ईयर के अंदर ही अपनी जीपीए पर ध्यान देते हैं तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा. द सेकंड रीजन इज कि हमारे लिए जो कंपनीज आती हैं हमें हायर करने के लिए वो 3rd ईयर के शुरुआत में आ जाती है
है फॉर इंटर्नशिप्स एंड फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आ जाती हैं फॉर प्लेसमेंट्स। तो ऐसे में थर्ड ईयर के स्टार्ट में अगर हम एज अ स्टूडेंट इन कंपनीज के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारी कौन सी CGPA देखी जाएगी, हमारे फर्स्ट 2 ईयर्स की GPA देखी जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट 2 ईयर्स की GPA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ, इनफैक्ट फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर के अंदर जो हम स्कोर करेंगे वो तो शायद मेजॉरिटी कंपनीज को दिखेगा भी नहीं अगर हम फोर्थ ईयर के स्टार्ट वाली कंपनीज को टारगेट करना चाहेंगे तो। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली कि अगर हम शुरुआत से ही अपने लिए एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉलेज एग्जाम्स के अंदर वो काफ़ी बिल्डअप होता है एंड हम अपने लिए एक लोअर क्राइटेरिया, लोअर बार बेसिकली सेट कर लेते हैं। और हमारा क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी आई है तो अगली बार हमें थोड़ा ना थोड़ा इससे इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए इनिशियल 2 ईयर्स के अंदर अपनी CGPA पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल केस, तो मेरे सेकंड ईयर के एंड पर मेरी माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप की ज्वाइनिंग थी एंड द ज्वाइनिंग डेट वाज अराउंड May एंड June। एंड May एंड June हम सबको पता है वो टाइम होता है जब हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे होते हैं या फिर हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं। एंड माई ज्वाइनिंग डेट वाज एक्चुअली क्लैशिंग विद माई एग्जाम्स डेट। तो आई हैड टू टॉक टू माई HODs एंड उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड कि आई विल गिव मल्टीपल एग्जाम्स ऑन अ सिंगल डे। तो उसकी वजह से मुझे 4 डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स सिंगल डे पर जाकर देने पड़े थे विद डिफरेंट सेक्शंस एंड बैचेस। तो ऐसे में व्हाट हैपेंड वाज इट अफेक्टेड माय CGPA लिटिल बिट, बट बिकॉज मेरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक हायर GPA चल रही थी तो ओवरऑल GPA पर उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सेकंड ईयर के एंड पर एंड थर्ड ईयर के शुरुआत से कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं। हो सकता है हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में कोई स्किल सीखी हो तो हमारी कोई इंटर्नशिप्स आ रही हो समर वेकेशंस के अंदर। तो ऐसे में अगर हमारा शुरुआत से एक हाई स्कोर होता है तो बाद में अगर 1-2 एग्जाम्स में या प्रैक्टिकल्स में हम थोड़ी सी प्रायोरिटी नहीं दे पाते तो वहां पर हमारी ओवरऑल CGPA फिर भी ठीक रह जाती है, विच मेक्स अस एलिजिबल इन प्लेसमेंट्स टू। अब अभी जितने भी थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनकी CGPA शायद थोड़ी सी लो है, उन्हें घबराना नहीं है। उनका जो केस है वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ से हमें टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। इसके साथ में कई सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन मिथ होता है कि जैसे स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना पड़ता था, बुक्स पढ़नी पड़ती थी बहुत सारी, वैसे ही हमारी कॉलेज के अंदर भी स्कोर करने के लिए हमें वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको स्कूल के अंदर एवरेज मार्क्स लाए थे तो थोड़ी बहुत राइट स्ट्रैटेजी के साथ हम कॉलेज के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब द बॉटम लाइन इज कि अगर हम 8+, 9+ GPA लाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पढ़ना तो पड़ेगा, पर हमें उतने ज़्यादा कड़े लेवल की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है जितना 80%, 90% लाने के लिए हमें स्कूल के अंदर पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर हम कुछ राइट स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मेरी हमेशा रहती थी, नाउ इट इज़ योर विश इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट, विच वाज कि अगर कॉलेज के अंदर हमें जाना ही पड़ रहा है, रोज़ 5 to 6 आवर्स हमें कॉलेज की क्लासेस में बैठना ही पड़ेगा, चाहे वो अटेंडेंस के लिए ही क्यों ना बैठना पड़ रहा हो, तो वहाँ पर जाकर हम क्यों ना टीचर को सुन ही लें कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में चल क्या रहा है। हमें एज सच कंपल्सरीली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें बहुत ज़्यादा हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम क्लासेस अटेंड ही कर रहे हैं और उससे हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि हर सब्जेक्ट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जब एक्चुअली एग्जाम्स आएंगे तो वहाँ पर डेडिकेटेडली हम जब सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आई डेफिनेटली नो कि कॉलेज के अंदर लास्ट बेंच पर बैठकर मस्ती करने में बहुत ज़्यादा मजे आते हैं, बट यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव स्टडिंग की बात नहीं कर रहे, हमें बस थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि सब्जेक्ट के अंदर क्या चल रहा है तो वो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वी कैन यूज इज डोंट जस्ट रिलाई ऑन एंड सेमेस्टर मार्क्स। हमारा जो एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का होता है, बीच में एक मिड सेम आता है, लास्ट में हमारे एंड सेम्स आते हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होता है, पर इसके बीच में भी हमारे मिड सेम के साथ में कुछ क्लास टेस्ट भी होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये स्ट्रैटेजी होती है या ये माइंडसेट होता है कि हम क्या करेंगे, बाकी सब तो इग्नोर कर देंगे, लास्ट में जो फुल सिलेबस हमारा एंड सेम एग्जाम्स होगा उसके अंदर फुल थ्रॉटल में जाएंगे और हमारा बहुत अच्छे GPA आ जाएगी। बट दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑप्टिमम अगर हम 8+ या 9+ GPA लाने का सोच रहे हैं तो, क्योंकि कई बार हमारे जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं कुछ केसेस में एंड सेम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे टीचर्स के पास कुछ स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं जो वो कंट्रोल करते हैं, विच आर कॉल्ड इंटरनल मार्क्स, एंड कई सारे टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स उनके मिड सेमेस्टर्स या फिर उनके असाइनमेंट्स या फिर उनके क्लास टेस्ट के बेसिस पर लगाते हैं। तो इसीलिए जो छोटे मोटे एग्जाम्स जो बीच में आते हैं अलॉन्ग विद द मिड सेमेस्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंटरनल मार्क्स कई केसेस में एंड सेमेस्टर से भी पहले जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि हमारी GPA का काफ़ी अच्छा एक जो चंक होता है वो हमारे मिड सेमेस्टर के साथ लिंक्ड होता है। अब आई डेफिनेटली नो कि इतने सारे एग्जाम्स के लिए हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारी मेहनत तो लगेगी, बट ये हमारी वो मेहनत है जहाँ पर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम करेंगे तो वो हमारी ओवरऑल अच्छी GPA बिल्ड करने में हमारी हेल्प कर रही होगी। तो अच्छा स्कोर करने के लिए हमें इस माइंडसेट के अंदर नहीं रहना कि हम पूरा सेमेस्टर चीज़ों को इग्नोर करेंगे और लास्ट में जाकर एंड सेम के थ्रू सब कुछ कवर हो जाएगा। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वी कैन यूज इज टॉकिंग टू आवर इमीडिएट सीनियर्स। नाउ आई स्पेसिफिकली रिमेंबर हमारे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 3 सेक्शंस होते थे एंड 2 ऐसे सब्जेक्ट होते थे, मुझे फिजिक्स याद आ रहा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसके अंदर हम खुद की क्लास के नोट्स जो हमारी टीचर ने नोट्स दिए उससे नहीं पढ़ते थे, हम दूसरे सेक्शन की टीचर ने जो नोट्स उनको दिए हैं
उनसे पढ़ते थे और उनसे एग्जाम्स की तैयारी करते थे। वाई इज दैट? क्योंकि दूसरे सेक्शन में जो उन सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते थे वो HODs होते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एंड इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो एग्जाम पेपर सेट करना होता था वो HODs करते थे। तो हमें पता था उन्होंने अपने सेक्शन के अंदर जो अपने क्लास नोट्स दिए हैं, क्लास नोट्स कराए हैं, उसमें जो टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, जो क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, उनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प मी अ लॉट। अब ऐसी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? या तो हम डायरेक्टली अपने जो 1 साल इमीडिएट सीनियर्स हैं इन द सेम ब्रांच, उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हर जो टीचर है वो किस तरीके के हैं, या फिर हम जाकर डायरेक्टली टीचर से भी पूछ सकते हैं कि मैम इस बार इस सब्जेक्ट का पेपर कौन सेट करने वाला है। बट ये ऐसी चीज़ है जो अगर हम जाकर लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, तभी हमें पता चलेगी। अब हर कॉलेज के अंदर जनरली हर सब्जेक्ट के कई सारे मल्टीपल टीचर्स होते हैं और हर टीचर्स का अपना एक टेम्परामेंट होता है। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो अटेंडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इनफैक्ट कई बार टीचर्स अटेंडेंस के थ्रू भी इंटरनल के मार्क्स लगा देते हैं। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि इन टीचर्स की क्लासेस तो हमें कंपलसरीली अटेंड करनी है। कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़े से लीनियंट होते हैं, उन्हें अटेंडेंस से उतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं मतलब होता। ऐसे टीचर्स जनरली वो होते हैं जो या तो PhD कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे जूनियर टीचर्स होते हैं काइंड ऑफ लीनियंट होते हैं, बट दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब ये बहुत डिफर भी कर सकता है। कई बार हो सकता है कोई HOD है जो सुपर लीनियंट है। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कॉलेजेस के अंदर। इसके साथ में कुछ टीचर्स की बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, जिन्हें परफेक्शन ही चाहिए होता है पेपर पर। कुछ टीचर्स की थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होती है। कुछ टीचर्स होते हैं जो क्लास में नोट्स नहीं देते। कुछ टीचर्स होते हैं जो साथ के साथ नोट्स भी दे देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी दे देते हैं। अब ये सारी चीजें पता करने का बेस्ट सोर्स कुड बी 1 ईयर इमीडिएट सीनियर्स, जिनको सेम टीचर ने सेम ब्रांच के अंदर सेम सब्जेक्ट पढ़ाया हो। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू यूज इज टू फोकस ऑन आवर क्लास नोट्स। एक तो काफी मेजर डिफरेंस होता है हमारे स्कूल के टीचर्स एंड कॉलेज के टीचर्स में। स्कूल के टीचर्स जनरली बहुत ज्यादा बॉर्डर्ड होते हैं हमारे मार्क्स के बारे में। कॉलेज टीचर्स आर जनरली नॉट दैट बॉर्डर्ड अबाउट आवर मार्क्स। तो कॉलेज के अंदर हमें काफी ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, एंड ये सेल्फ स्टडी करने के लिए हमारे जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये नोट्स या तो हमने खुद बनाए हो, दैट इज तो द परफेक्ट सिनेरियो, या फिर अगर हमने खुद भी नहीं बनाए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारी क्लास के अंदर कोई हमारा बैचमेट होगा जो काफी अच्छा होगा पढ़ने में, जो या तो फ्रंट बेंचर होगा, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना होगा, हम उसके नोट्स से भी जाकर पढ़ सकते हैं। एंड इन नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है इन द टर्म्स ऑफ सब टॉपिक्स दैट दे हैव। बेसिकली हर कॉलेज के अंदर बहुत सारे सेम सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो यू कुड ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बट हो सकता है कि एक कॉलेज में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं और दूसरे कॉलेज में उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो रहे। तो ऐसे में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाकर ऑनलाइन रिसोर्सेज सर्च करेंगे तो हमें काफी सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। पर इन बुक्स के अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंड हमें एग्जाम्स के लिए नेसेसरीली सारे कॉन्सेप्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें उन कॉन्सेप्ट्स पर स्पेसिफिक फोकस रखना है जो हमारे क्लास नोट्स के अंदर कवर्ड है। तो क्लास नोट से हमारे जो सब टॉपिक्स हैं उनका हमें काफी अच्छा आइडिया होता है कि किन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किन पर हमारे टीचर्स ने ज्यादा फोकस किया है, किन के एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके साथ में हमारे पास कई बार क्लास के अंदर क्लास टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। वहां पर जो टॉपिक्स कवर्ड होते हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि कई बार वहां से भी रिपीटेड टॉपिक्स या रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे मिड सेम्स या एंड सेम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हर कॉलेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। या तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर PYQs होंगे, नहीं तो हर कॉलेज की अपनी कोई वेबसाइट होती है जिसके अंदर ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, या फिर हम अपने किसी इमीडिएट सीनियर से मांग सकते हैं जिनके पास रखे हो वो क्वेश्चन पेपर्स। तो ऐसे में अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं ऑफ द सेम सब्जेक्ट, तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, क्या टेम्पलेट है जो फॉलो होता है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स अस अ लॉट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, और रादर अ मिस्टेक दैट वी डू नॉट हैव टू कमिट, इज डूइंग एवरीथिंग लास्ट मिनट। अब कई बार हम सोचते हैं कि अगर कल हमारा एग्जाम है तो आज ही रात में हम एक सिंगल ऑल नाइटर मानेंगे और स्टार्ट से लेकर एंड तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। अब दिस स्ट्रैटेजी माइट वर्क अगर हम 6 CGPA 7 CGPA को टारगेट कर रहे हैं, पर अगर हमारा गोल 8+ 9+ लाने का है तो दिस विल नॉर्मली नॉट वर्क। हमें एज अ रूल ऑफ थंब मिड सेमेस्टर से 1 हफ्ते पहले एंड एंड सेमेस्टर से 2 हफ्ते पहले अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पास एम्पल टाइम होगा टू गैदर ऑल द रिसोर्सेज लाइक आवर क्लास नोट्स, एंड उसके साथ में हम थोड़ी प्लानिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक इक्वल लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमें ज्यादा दिन देने पड़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमें कम दिन देने पड़ेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी जो प्लानिंग है उसको हम पहले से करते हुए चल सकते हैं। अब लास्ट मिनट यानी एक सिंगल ऑल नाइटर में पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला तो पूरा सिलेबस कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें अगर कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स अलग से आ गए जो हमें आसानी से समझ नहीं आ रहे, तो उनको हमें पूरा छोड़ना ही पड़ेगा, भले ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। एंड उसके साथ में एक और डिसएडवांटेज होता है विच इज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। नेक्स्ट डे जनरली हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो 1.5 घंटे या 3 घंटे के होते हैं, और ऐसे में इफ वी आर कंप्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड, अगर हम पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे, हम पूरी तरीके से स्लीप डिप्राइव्ड है, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद स्टूडेंट्स कि कई बार हमें आंसर भी आते हैं पर तब भी हमारा फिजिकली आंसर लिखने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा नींद
आ रही होती है एग्जाम टाइम पर, तो इसीलिए एटलीस्ट कुछ घंटों की नींद हमारे पास होनी चाहिए बिफोर वी आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम्स। अब इसके साथ में आई नो कि मिड सेमेस्टर्स जनरली जो कॉलेजेस के अंदर होते हैं उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब लगातार हमारा हर एक दिन कोई ना कोई मिड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा होता है। तो ऐसे में कई बार ऑल नाइटर्स आते हैं, पर उसमें भी कोशिश करनी कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नैप्स को लेकर चल रहे हो। सो टू समराइज, अच्छा स्कोर करने के लिए हर सब्जेक्ट के सिलेबस की हमें कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, उनके क्लास नोट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके साथ में वी शुड बी रेडी टू पुल ऑल नाइटर्स, बट हमें टाइमली मैनर के अंदर तैयारी को करना है ताकि हम हर दिन स्लीप डिप्राइव्ड मैनर में अपने एग्जाम्स देने ना जा रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब इसके साथ में स्टूडेंट्स के जनरली और भी कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं, जैसे हमें सुबह स्टडी करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, या फिर हमें इंडिविजुअली स्टडी करना चाहिए, ग्रुप में करना चाहिए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आई वुड से जो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू मैटर इन द लॉन्ग टर्म। आपको उस तरीके के एनवायरमेंट में स्टडी करना है जिससे आपका बेस्ट स्कोर आ पाता है, जिससे आप बेस्ट फोकस कर पाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। इसके साथ में जो स्पेसिफिक चीज़ मैंने बोला था थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सीजीपीए थोड़ी सी लो रह गई है, अब इसमें से जो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, उनके पास तो करीबन 3 to 4 सेमेस्टर्स का टाइम है। तो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी थोड़ी सीजीपीए को आप इंप्रूव करते हुए चल सकते हैं। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जिनकी शायद जीपीए उतनी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाई है, उनके लिए मैं कहूंगी कि कभी भी अगर हमें लगता है एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट या हम कहीं पर भी हैं जहां पर हमें लगता है हमारी एक चीज के अंदर उतना अच्छा हमारा स्कोर नहीं बन रहा, तो ऐसे में हमें अपनी दूसरी चीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। मतलब अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हमारी सीजीपीए किसी भी रीजन की वजह से अच्छी नहीं है, कम आ गई है, तो अब हमें अपने स्किल्स के ऊपर और ज्यादा डबल डाउन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हमारा जो डेडिकेटेड गोल अब होना चाहिए दैट शुड बी टू अपस्किल आवरसेल्व्स एंड उसके साथ में ग्रैब द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हम ऑफ कैंपस के अंदर ढूंढ सकते हैं। जनरली ऑन कैंपस में एक स्ट्रिक्टर सीजीपीए क्राइटेरिया होता है जो ऑफ कैंपस के अंदर उतना हमें देखने को नहीं मिलता, या फिर हम किसी हैकाथॉन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वी कैन अप्लाई वाया रेफरल। अब जो सीजीपीए होती है वो एज अ फ्रेशर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है और वो काफी ज्यादा मैटर करती है एज अ स्टूडेंट। पर जैसे ही इंडस्ट्री के अंदर हम अपना फर्स्ट जॉब ले लेते हैं तो उसके बाद एज कंपेयर टू आवर कॉलेज मार्क्स हमारा जो इंडस्ट्री के अंदर, हमारा जो किसी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा मैटर करना स्टार्ट कर जाता है। तो आई होप कि आज का जो सेशन है इससे हमने काफी सारी नई चीजें सीखी होंगी जिनको हम आगे जाकर इंप्लीमेंट करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू पॉजिटिवली बेनिफिट आवर प्लेसमेंट जर्नी एज वेल एज आवर कॉलेज जर्नी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।